हेलो। टूल किट फॉर नीट में आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के लिए भी और ट्वेल्थ बोर्ड के लिए भी, है ना। और ये अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स में इसको लेके बड़ा डाउट्स रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आज वो सभी डाउट क्लियर करने की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या चीज़ है भाई? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉरेंसिक साइंस की वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम डीएनए के एक पर्टिकुलर सेक्शन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता करते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हर इंडिविजुअल में क्या होता है? यूनिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के थ्रू हम किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इससे पहले की जो टेक्निक्स थी जिनमें हम नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स या सोल प्रिंट्स लेते थे, उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। सर्जरी वगैरह से भी मैनिपुलेट कर लेते हैं लोग, है ना। चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम कुछ और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग, और इसका जो मॉडर्न नेम है वो है एसटीआर एनालिसिस। क्या मतलब होता है एसटीआर का? एसटीआर का मतलब है शॉर्ट टैंडम रिपीट। क्या होता है शॉर्ट टैंडम रिपीट्स? ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, किसने डिस्कवर किया इस टेक्निक को? इस टेक्निक को डिस्कवर किया सर एलेक्स जेफरे ने। और सर एलेक्स जेफरे ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे। 1984 में उन्होंने इस टेक्निक को डिस्कवर किया। आप पिक्चर देख पा रहे हैं उनकी, है ना। और देख रहे हैं कि उनके हाथ में एक एक्सरे फिल्म है जिसपे कुछ स्पेसिफिक बैंड्स दिख रहे हैं हमको। तो ये जो फोटोग्राफ है एक्चुअल में यही होता है डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, इंडिया में इस टेक्निक को किसने स्टार्ट किया? इंडिया में इस टेक्निक को स्टार्ट किया डॉक्टर वीके कश्यप ने और डॉक्टर लालजी सिंह ने। सर एलेक्स जेफरे को कहा जाता है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डॉक्टर लालजी सिंह को इंडियन फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं ह्यूमन जीनोम की, है ना। ह्यूमन जीनोम में हैप्लॉइड कंडीशन में क्या है? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए में 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, और अगर हम कंपेयर करें सभी ह्यूमंस को, तो सभी ह्यूमंस में क्या है? 99.9% बेस सीक्वेंसेस क्या होते हैं? सेम, है ना। 99.9% बेस सीक्वेंसेस आर सेम इन ऑल ह्यूमंस। ठीक है, इवन हम चिंपैंजी से भी अगर ह्यूमन को कंपेयर करें तो 98.8% बेस सीक्वेंसेस जो हैं वो चिंपैंजी में भी सेम होते हैं लाइक ह्यूमंस, है ना। तो डिफरेंस कितने का हो गया? अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस में जो डिफरेंस हो गया वो कितने का हो गया? 0.1% का, है ना। 0.1% का डिफरेंस होगा। तो ये जो 0.1% का डिफरेंस है, असल में यही हर इंडिविजुअल की क्या है? यूनिकनेस, है ना। यूनिकनेस, ठीक है। 0.1% का क्या मतलब हुआ? इसमें कितने बेस होंगे? इसमें हो जाएंगे 3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। ठीक है, तो इस 0.1% में क्या होगा? कुछ कोडिंग सीक्वेंस होगा, है ना। कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे। कोडिंग सीक्वेंसेस से क्या मतलब है? बेसिकली जीन्स होंगे, है ना। और इन जीन से क्या बनेगा? इन जीन से मिलके बनेगा उस इंडिविजुअल का जीनोटाइप, और जीनोटाइप की वजह से क्या आता है? फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस। मतलब हम अगर देखें तो हर ह्यूमन में, हर इंडिविजुअल का क्या है? अपना एक यूनिकनेस है ना। अगर उसके हम एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करें इन टर्म्स ऑफ हाइट, स्किन कलर, हेयर टेक्सचर, हर इंडिविजुअल का क्या है? यूनिक है। और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो यही कोडिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो क्या सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस होता है? नहीं, इसमें कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी होते हैं, है ना। और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं?
जंक डीएनए, जंक डीएनए। ठीक है, जंक डीएनए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई इसका नाम ही क्या है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, ये किसी प्रोटीन की कोडिंग नहीं करेंगे, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, जंक डीएनए। सेल्फिश डीएनए भी इसको कहते हैं, लेकिन इसका जो मोस्ट पॉपुलर नेम है वो है रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, क्या मतलब हुआ रिपीटेटिव डीएनए का? अब उसका नाम ही बता रहा है, रिपीटेटिव डीएनए मतलब वो रिपीट करेगा। डीएनए का एक छोटा सा स्ट्रेच जो खुद को रिपीट करेगा बार बार थ्रू आउट द जीनोम, वो स्ट्रेच खुद को रिपीट करेगा। ठीक है, उसी को हम कह रहे हैं रिपीटेटिव डीएनए, स्ट्रेच ऑफ डीएनए दैट रिपीट इटसेल्फ थ्रू आउट द जीनोम। ठीक है, अब रिपीट करने के दो तरीके होते हैं कि पूरे डीएनए के सेगमेंट में या पूरे डीएनए में हम देखें तो रिपीटेशन जो है वो हो सकता है कि एक साथ हो, या हो सकता है कि वो बिखरा हुआ हो, एक स्ट्रेच यहाँ पे मिल रहा है और एक स्ट्रेच कहीं दूर पे मिल रहा है ना। तो दो तरह के रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, एक होता है डिस्पर्स रिपीट, है ना, जिसमें हम देख रहे हैं कि भाई ये जो स्ट्रेच है ना, ये रिपीट तो कर रहा है लेकिन एक स्ट्रेच यहाँ पर है और एक स्ट्रेच यहाँ पर है, मतलब वो साथ में नहीं रिपीट कर रहा है। डिस्पर्स मतलब होता है बिखरा हुआ, है ना। तो ये जो डिस्पर्स रिपीटेड डीएनए है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोजोन, है ना, या इन्हीं ट्रांसपोजोन्स को हम क्या कहते हैं, जंपिंग जीन्स या मोबाइल जीन्स, है ना। फिलहाल ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो ज़रूरी है वो है टेंडम रिपीट्स। टेंडम मतलब क्या होता है, साथ में, टुगेदर, मतलब इसमें जो स्ट्रेच ऑफ डीएनए है वो रिपीट करेगा और वो क्या होगा, साथ में होगा। जैसे एक स्ट्रेच ये हो गया, फिर एक स्ट्रेच ये हो गया, फिर ये स्ट्रेच हो गया, तो ये हम देख रहे हैं ये सारे स्ट्रेचेस क्या हैं, साथ में, है ना। तो ऐसे टेंडम रिपीटेटिव डीएनए को ही हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए, है ना। तो अब तक हमें जो समझ में आया वो ये, सैटेलाइट डीएनए जो है बेसिकली क्या है, पार्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, है ना। और रिपीटेटिव डीएनए अभी हमने पढ़ा कि वो कैसा होता है, नॉन कोडिंग, तो उसका मतलब सैटेलाइट डीएनए भी क्या होगा, नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग। ठीक है, इसीलिए ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये मेन पार्ट होता है किसका, हेट्रोक्रोमेटिन का। हम जानते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है, जेनेटिकली इनएक्टिव, है ना। तो अगर ये हेट्रोक्रोमेटिन का पार्ट है तो कहाँ मिलेगा हमें, सेंट्रोमियर में भी मिलेगा और टीलोमियर ऑफ क्रोमोसोम में भी मिलता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, सेंट्रोमियर में मिल रहा है हमें सैटेलाइट डीएनए और टीलोमियर में मिल रहा है ना। जो डिस्पर्स रिपीट होता है वो पूरे क्रोमोसोम में मिलेगा, बस सेंट्रोमियर और टीलोमियर में नहीं मिलता है वो। लेकिन सैटेलाइट डीएनए जो है सेंट्रोमियर में और टीलोमियर में स्पेशली मिलेगा आपको। ठीक है, और ये सैटेलाइट डीएनए ऑटोसोम्स और एलोसोम्स सभी क्रोमोसोम्स में मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पर एक वाई क्रोमोसोम्स के बारे में लिखा हुआ है क्योंकि इस पे नीट में क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन आ चुका है, हम जानते हैं कि सैटेलाइट डीएनए जो है वो कैसा है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। तो अगर किसी एक क्रोमोसोम में नॉन कोडिंग सीक्वेंस ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें कोडिंग सीक्वेंस कम होंगे, है ना। अगर नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, कोडिंग सीक्वेंसेस जो हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। और कोडिंग सीक्वेंसेस ही क्या होते हैं, जीन्स, मतलब जीन्स भी कम होंगे, है ना। और यही बात हमने पढ़ी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कि वाई क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, लीस्ट जीन होते हैं, है ना, जिनका नंबर होता है 231। ठीक है, तो ये हुआ रिपीटेटिव डीएनए के टाइप के बारे में। अब बात करते हैं सैटेलाइट डीएनए के बारे में और। ठीक है, तो सैटेलाइट डीएनए भी क्या है, एक स्मॉल स्ट्रेच या डीएनए सीक्वेंस है जो अरेंज्ड होता है कैसा, टेंडमली। टेंडमली का मतलब हमने देखा कि साथ में ही रिपीट करेगा, बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसकी कॉपी नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। और ये जो कॉपी नंबर है ये वेरी करती हैं, मतलब अगर एक इंडिविजुअल के होमोलोगस क्रोमोसोम्स में हम देखेंगे तो भी कॉपी नंबर डिफरेंट होगा। जैसे इस पिक्चर में आप देखिए, क्रोमोसोम नंबर 7 की बात करें
तो इस इंडिविजुअल में क्रोमोसोम नंबर 7 का क्या एक होमोलोगस पेयर है ना, एक फादर से आता है और एक मदर से। तो हम देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम में जो है रिपीट कितने हैं, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, और एक क्रोमोसोम में 4 टाइम्स रिपीट हुआ है ना। तो ये जो कॉपी नंबर है सेटेलाइट डीएनए का, है ना, वो एक इंडिविजुअल के होमोलोगस क्रोमोसोम में भी डिफरेंट होता है, और अगर हम कंपेयर करें दो इंडिविजुअल को तो उनमें भी कॉपी नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, वो जो स्ट्रेच का सीक्वेंस है वो सेम हो सकता है, लेकिन उसका जो रिपीटेशन नंबर है वो कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट डीएनए है वो सराउंडेड होता है किससे, रेस्ट्रिक्शन साइट से, है ना। जैसे ये सैटेलाइट डीएनए और उसके दोनों तरफ क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन साइट। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि किसी एक इंडिविजुअल की हम बात करें तो दो रेस्ट्रिक्शन साइट के बीच में, है ना, किसी में जो रिपीटेशन है वो हो सकता है 10 टाइम्स हो, और दूसरे इंडिविजुअल में हो सकता है कि वो सिर्फ 5 टाइम्स हो, है ना। तो दो रेस्ट्रिक्शन साइट्स के बीच में जो रिपीटेशन नंबर है या कॉपी नंबर है वो हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए, सैटेलाइट डीएनए जो है वो शो करते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या मतलब हुआ इसका, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, मॉर्फिज्म से मतलब है उसके टाइप या फॉर्म, है ना। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो दो बेसिस पे हो सकती है, या तो ये होगी सीक्वेंस के बेसिस पे, या ये होगी लेंथ के बेसिस पे। क्या मतलब हुआ इसका, हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, है ना, 3 लोग हैं, इनका जो सीक्वेंस का लेंथ है वो सेम है ना, डीएनए सेगमेंट की लेंथ सेम है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट पे अगर हम देखें तो बेस के सीक्वेंस में डिफरेंस है ना, लेंथ सेम है लेकिन सीक्वेंस में डिफरेंट है ना। और जब सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNP, है ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसमें लेंथ सेम होगी लेकिन सीक्वेंस डिफरेंट होगा। ठीक है, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो इसमें क्या होगा, सीक्वेंस सेम होगा, मतलब जो स्ट्रेच है ना, मान लीजिए स्ट्रेच है AGCT, तो सीक्वेंस तो सेम है लेकिन उसका रिपीटेशन ज़्यादा है तो उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ ज़्यादा हो सकती है। जैसे इन दो क्रोमोसोम्स में देखिए, सीक्वेंस जो है वो तो स्ट्रेच सेम ही है लेकिन उसका रिपीटेशन क्योंकि दोनों क्रोमोसोम में क्या है, अलग अलग है, तो उसकी वजह से आप देखें तो डीएनए की लेंथ में भी डिफरेंस है ना। किसकी बात कर रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए की बात कर रहे हैं। तो दोनों केस में हम देख रहे हैं कि सैटेलाइट डीएनए की लेंथ जो है वो डिफरेंस है। एक इंडिविजुअल के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में भी ऐसा होता है, और अगर हम दो इंडिविजुअल का कंपेयर कर रहे हैं तो उनमें भी हम देख रहे हैं कि लेंथ जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, है ना। इस पिक्चर से भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो क्या रीज़न होता है इस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का, है ना। तो रीज़न बिहाइंड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज म्यूटेशन। जेनेटिक लेवल पर जो वेरिएशंस आते हैं उनकी वजह से ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हमें मिलता है, दो इंडिविजुअल के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, या पॉपुलेशंस में। ठीक है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो बेसिस है जेनेटिक मैपिंग का और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी, है ना। और ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हेल्प करता है न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन में भी और इवोल्यूशन में भी। ठीक है, तो ये हुआ सैटेलाइट डीएनए के बारे में, है ना। सैटेलाइट डीएनए को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं बहुत सारी कैटेगरीज में, है ना। टोटल 5 फैमिलीज होती हैं सैटेलाइट डीएनए की, अल्फ़ा, बीटा, सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2, सैटेलाइट 3।
लेकिन ये अभी हमारे नीट लेवल से थोड़े से बाहर की चीज़ है ना। तो हम जो बात अभी कर रहे हैं कि सैटेलाइट डीएनए का हम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर करते हैं। सैटेलाइट डीएनए का क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेस कंपोजिशन के बेसिस पर, है ना। नंबर 1 बेस कंपोजिशन के बेसिस पर, है ना। एडेनिन थाइमिन रिच है या ग्वानोसिन और साइटोसिन रिच है, ठीक। दूसरा लेंथ ऑफ सेगमेंट के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और नंबर 3 कॉपी नंबर के बेसिस पे भी हम सैटेलाइट डीएनए को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि सैटेलाइट डीएनए को हम टोटल 5 फैमिलीज में डिवाइड करते हैं, लेकिन अभी नीट के लिए या 12th बोर्ड तक जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये कि सैटेलाइट डीएनए को हम मेनली 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। मिनी सैटेलाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, VNTRs, है ना, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, फुल फॉर्म्स की, है ना। और माइक्रो सैटेलाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, STR मतलब शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, है ना। इसी के बेसिस पे हमने कहा था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कहा जाता है STR एनालिसिस। क्यों? क्योंकि पहले VNTR का यूज़ होता था, लेकिन मॉडर्न टेक्निक में STR का यूज़ होता है। मॉडर्न टेक्निक में STR का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि STR जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल, ठीक है। VNTR और STR से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है। जैसे VNTR का जो साइज होता है वो होता है 10 to 60 बेस पेयर का, है ना। तो जो डीएनए सेगमेंट की लेंथ है उसमें 10 to 60 बेस पेयर हो सकते हैं, ठीक है। रिपीटेशन कितना हो सकता है, 10 to 1500 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं ये। और इनका जो टोटल साइज होगा वो होता है 0.1 to 20 किलो बेस पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पूछा जाता है नीट में, ठीक है। STR की बात करें तो STR का जो साइज होता है वो होता है 2 to 7 बेस पेयर का। कुछ बुक्स में 1 to 6 भी मिलता है हमको, है ना, ठीक है। तो ये उसका साइज हो गया STR का। कितनी बार तक रिपीट कर सकता है, 5 से 200 टाइम्स तक ये रिपीट कर सकता है, ठीक है। और इसका टोटल साइज कितना होता है, लेस देन 1 किलो बेस, और जनरली 100 से 350 बेसिस तक इसका टोटल साइज होता है, ठीक है। तो कुल मिला के हम सैटेलाइट डीएनए समझ गए। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, जो टैंडम रिपीट शो करता है ना, मतलब जिसमें साथ में डीएनए स्ट्रेच रिपीट होता है लगातार, ठीक। फिर हमने देख लिया कि सैटेलाइट डीएनए के मेनली 2 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करते हैं, एक मिनी सैटेलाइट और एक माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। सारा गेम जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वो इसी सैटेलाइट डीएनए पे ही है ना। तो हम क्या करेंगे, इस सैटेलाइट डीएनए को बाकी बल्क डीएनए से क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराकर हम सेपरेट कर लेंगे। किसको, सैटेलाइट डीएनए को। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो हमें 2 पीक मिलेंगे, है ना। एक लार्ज पीक मिलेगा जो शो करता है बल्क डीएनए को, और जो स्मॉल पीक है ये शो करता है सैटेलाइट डीएनए को, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, यही सैटेलाइट डीएनए चाहिए, ठीक है। तो हम समझ गए कि भाई डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है सैटेलाइट डीएनए में, जो कि बेसिस है इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, और कैसे इस सैटेलाइट डीएनए को आइसोलेट करना है ये भी हम जान गए, ठीक है। चलिए अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उनकी बात करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेसिकली 7 स्टेप्स होते हैं, है ना। नंबर 1 इज़ आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए सैंपल से डीएनए को आइसोलेट करते हैं, ठीक है। नंबर 2 इज़ डीएनए एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि सैंपल में डीएनए का अमाउंट बहुत कम होता है तो उसको एम्पलीफाई करना होता है, ठीक है। नंबर 3 इज़ डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, है ना। फिर डीएनए का हम क्या करेंगे, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नंबर 4 इज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करेंगे। नंबर 5 इज़
सदर्न ब्लॉटिंग, जिसमें हम जेल में मिलने वाले पैटर्न को ट्रांसफ़र कर लेते हैं नायलॉन मेम्ब्रेन पे। नंबर 6 इज़ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम VNTR या STR को DNA प्रोब के साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है। नंबर 7 और फाइनल स्टेप है जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन और फोटोग्राफी करेंगे। ठीक है। अब इन प्रोसेस को डिटेल में समझने के लिए हम एक क्रिमिनल केस का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर क्राइम स्पॉट पे। ये आ गया हमारा क्राइम स्पॉट। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि अक्सर इस तरह की आउटलाइन दिखती है ना। तो ये क्यों की जाती है, इतने आउटलाइन क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये वो रीज़न है जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है DNA सैंपल मिलने की। ठीक है, सैंपल में हम क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं, और इस पर नीट में क्वेश्चन भी आता है ना। इस पर नीट में क्वेश्चन आता है, क्या क्या लेते हैं हम? हेयर फॉलिकल ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, और ब्लड में भी स्पेशली WBC लेते हैं क्योंकि सिर्फ उसी में न्यूक्लियस होता है ना। स्किन सेल या कोई भी एपिथेलियल सेल ले सकते हैं, है ना। बोन या बोन का पार्ट ले सकते हैं, सलाइवा ले सकते हैं, और स्पर्म ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस क्राइम स्पॉट से कहीं से हमने सैंपल ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सैंपल से DNA को एक्सट्रैक्ट करेंगे। DNA एक्सट्रैक्शन होगा इस सैंपल से। ठीक है, अब DNA एक्सट्रैक्शन भी अपने आप में एक प्रोसेस है ना। जैसे हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, सेल मेम्ब्रेन को, प्रोटीन को, RNA को, इन सबको क्या करना होगा, डाइजेस्ट करना होगा, है ना। और स्पूलिंग और इल्यूशन के बाद हम अपना DNA एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, क्राइम स्पॉट पे जाके सैंपल का कलेक्शन किया, फिर उस सैंपल से DNA को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक, फिर जाहिर सी बात है भाई, कोई भी क्रिमिनल क्राइम स्पॉट पे बहुत ज़्यादा सैंपल तो छोड़ के जाएगा नहीं, तो जो हमें थोड़ा सा DNA सैंपल मिला है उसको हमें एम्पलीफाई करना होगा। हालांकि नैनोग्राम में भी अगर हमें सैंपल मिलता है तो हम DNA फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, एम्पलीफिकेशन ऑफ DNA, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सट्रैक्टेड DNA है उसको एम्पलीफाई करेंगे। ठीक है, किसके थ्रू, PCR या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू, है ना। ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। ठीक है, क्या होता है PCR का कंप्लीट प्रोसेस, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में सैंपल से DNA को आइसोलेट कर लिया, फिर उसका एम्पलीफिकेशन कर लिया। थर्ड स्टेप हमारा है डाइजेशन ऑफ DNA। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं भाई, जो DNA है उसको कट कराते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक, और अभी हमने पढ़ा कि सैटेलाइट DNA चाहे वो VNTR के फॉर्म में हो या STR के फॉर्म में हो, है ना। तो ये हो गया हमारा, कहते हैं सैटेलाइट DNA, जिसमें कुछ कॉपी नंबर है, और ये सैटेलाइट DNA सराउंडेड होता है रेस्ट्रिक्शन साइट या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस से। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस, है ना। तो ये बेसिकली वो न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस होता है जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। इन जनरल ये 4 to 6 बेस पेयर के होते हैं। ठीक, तो इसी बेस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो इस पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा और यहाँ से इसको कट कर देगा, है ना। तो हमने अभी पढ़ा कि भाई डिफरेंट क्रोमोसोम में क्या होता है, डिफरेंट कॉपी नंबर मिलते हैं, है ना। जैसे मान लो इस सैटेलाइट DNA में जो कॉपी नंबर है वो क्या है, 5 है। किसी में हो सकता है सिर्फ 3 हो, इसमें मान लो 3 है, और किसी में हो सकता है सिर्फ 2 हो, कॉपी नंबर जो है वो क्या है, 2 है ना।
तो VNTR का जो कॉपी नंबर है या STR का जो कॉपी नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये VNTR सराउंडेड होंगे सेम रेस्ट्रिक्शन साइट से, है ना। तो इनके दोनों तरफ क्या है, सेम रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस है। जिसको कौन आइडेंटिफाई करेगा, जिसको आइडेंटिफाई करेगा ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। तो जब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट करेगा, है ना, तो क्या होगा, हमें डिफरेंट लेंथ के DNA मिल जाएंगे। डिफरेंट लेंथ के हमें क्या मिलेंगे, DNA फ्रैगमेंट मिलेंगे। जिसमें ज़्यादा कॉपी नंबर होगा वो ज़्यादा लेंथ का मिलेगा, और जिसमें कम कॉपी नंबर होगा वो कम लेंथ का मिलेगा, है ना। तो लेंथ में क्या मिलेगी, पॉलीमॉर्फिज्म। इसीलिए इन फ्रैगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, RFLP। क्या मतलब हुआ, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो डिफरेंट लेंथ के हमें रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट मिल गए। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो हमें फ्रैगमेंट मिल रहे हैं ये कैसे हैं अभी, ये डबल स्टैंडर्ड DNA हैं। ठीक है, ये हमें जो मिल रहे हैं वो कैसे हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इन्हीं डिफरेंट लेंथ के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करेंगे, है ना। किसके थ्रू, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम अगारोस जेल यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम देखें तो दो टर्म है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, और फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। किसके मूवमेंट की बात कर रहे हैं, DNA की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, करंट का फ्लो करा के DNA का मूवमेंट कराएंगे। DNA क्यों मूव करेगा भाई, DNA इसलिए मूव करेगा क्योंकि DNA भी कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है ना। उसमें क्या होता है, फॉस्फेट आयन होता है, जिसकी वजह से वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। तो DNA खुद निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो ये किधर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, है ना। जैसे ये हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड, है ना। ये रहा निगेटिव इलेक्ट्रोड और ये रहा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो DNA किधर जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव इलेक्ट्रोड से जाएगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, इसीलिए जो सैंपल वेल्स होते हैं वो किधर होते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होते हैं। मतलब अपना DNA हम यहाँ पर ऐड कराएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने कहते हैं DNA फ्रैगमेंट ऐड करा दिया यहाँ पर, फिर करंट का फ्लो करा दिया। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, DNA का मूवमेंट होगा। तो जो DNA का मूवमेंट है वो डिपेंड करता है चार्ज बाई मास रेशियो पर। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जिस DNA फ्रैगमेंट का मास मतलब वेट ज़्यादा होगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, अगर DNA का फ्रैगमेंट लंबा है तो उसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, ये मान लो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो DNA को यहाँ से इधर मूव करना है। तो हम देख रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट DNA है, स्मॉलेस्ट DNA फ्रैगमेंट है, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, और जो लार्जेस्ट DNA फ्रैगमेंट है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हमने क्या किया, DNA फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर लिया और एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल गया हमको, है ना। DNA फ्रैगमेंट का हमें क्या मिल गया, एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जेल जो है बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर होती है ना, तो जेल ब्रेक हो सकता है, और अगर जेल ब्रेक हो गया तो हमारा जो पूरा पैटर्न है वो भी ब्रेक हो जाएगा, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जेल से DNA फ्रैगमेंट्स का पूरा पैटर्न ट्रांसफ़र कर लेते हैं नायलॉन मेम्ब्रेन पे या नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे। ठीक है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है,
सदन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, एडवर्ड सदन, 1970 में। और ब्लॉटिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र, या हिंदी में बोलते हैं छापना। जैसे ये जेल है और जेल पे एक डीएनए पैटर्न है फ्रेगमेंट्स का, तो हम किस पे क्या करेंगे, नायलॉन मेम्ब्रेन को रख देंगे। नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ फिल्टर पेपर और कुछ वेट रख देते हैं, तो 3 से 4 घंटे में जेल से फ्रैगमेंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पूरा पैटर्न नायलॉन मेम्ब्रेन पे, है ना। क्यों ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्योंकि जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है नायलॉन मेम्ब्रेन की तरफ या नाइट्रोसेलुलोज पेपर की तरफ, ठीक है। जैसा यहाँ पे दिख रहा है नायलॉन मेम्ब्रेन और यह जेल। तो ये ट्रांसफ़र से पहले हम एक और स्टेप करते हैं। क्या करते हैं, हमने पढ़ा कि भाई जो डीएनए फ्रैगमेंट थे वो कैसे थे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए थे। जब हमने डाइजेशन कराया तो उसके बाद क्या था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए थे, है ना। तो पहले इसको डीनेचर करते हैं एल्कली के थ्रू, है ना। एल्कली के थ्रू हम क्या करते हैं, इसका डीनेचुरेशन कराते हैं। डीनेचुरेशन मतलब इसको डबल स्टैंडर्ड से हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, ठीक है। जेल में ही हमने अल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, या कोई भी और अल्कलाइन सॉल्यूशन। फिर उसके बाद क्या होगा, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। फिर इसको हम जेल से नायलॉन मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसी को हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। सदर्न ब्लॉटिंग से ही मिलते जुलते 2 और टर्म है जिन पे नीट में क्वेश्चन आता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज़ होता है किसके लिए, आरएनए के लिए। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसके लिए यूज़ होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज़ होता है स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, ठीक है। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपको मालूम है क्या होता है, कन्फर्मेटी टेस्ट होता है किसके लिए, एड्स के लिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, तो नंबर 5th स्टेप ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा पैटर्न अब जेल से किस पे आ गया, नायलॉन मेम्ब्रेन पे आ गया है, और उस नायलॉन मेम्ब्रेन पे क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो ये रहा हमारा नायलॉन मेम्ब्रेन जिस पे क्या है, डिफरेंट लेंथ के सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। अब ये डीएनए फ्रेगमेंट किसके हैं, सैटेलाइट डीएनए के। अब वो तो या तो कहते हैं वीएनटीआर के फॉर्म में होंगे या एसटीआर के फॉर्म में, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में एसटीआर यूज़ करते हैं, लेकिन जब एलेक्स जेफरी ने डिस्कवर किया था इस टेक्नोलॉजी को तब वीएनटीआर के फॉर्म में मिलते थे, वीएनटीआर यूज़ किया था उन्होंने, ठीक है। तो हम ये जो इसमें मिल रहे हैं हम मान ले रहे हैं ये क्या है, हमारा वीएनटीआर, वीएनटीआर, ठीक है। अब हम क्या कराएंगे, इनका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, इनको सिंगल स्टैंडर्ड से हम, ये भी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इनको हम सिंगल स्टैंडर्ड से अब कन्वर्ट कराएंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। तो हम क्या करेंगे, कुछ रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब का यूज़ करेंगे, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब, है ना। इनको हम वीएनटीआर प्रोब भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिफिशियली बनाए हुए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हैं, है ना, जिनमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरेट का यूज़ किया गया है ना, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का यूज़ किया है, ठीक। क्यों रेडियो एक्टिव का हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि जब हम इनसे एक्सरे पास कराएं तो ये ग्लो करें, एक पैटर्न हमको एक्सरे फिल्म में देखने को मिले, ठीक है। तो हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब जो कि डिफरेंट लेंथ की होती हैं, है ना, वीएनटीआर प्रोब्स। देखो वीएनटीआर प्रोब्स और वीएनटीआर में अंतर समझ लीजिए। वीएनटीआर क्या है, नेचुरल डीएनए है, ये कैसा है, नेचुरल डीएनए। और वीएनटीआर प्रोब कैसी है, आर्टिफिशियल, इसको लैब में बनाया गया है ना, ठीक। तो ये वीएनटीआर प्रोब या एसटीआर प्रोब जो होते हैं ये कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो जब हम ऐड कराएंगे तो जो वीएनटीआर प्रोब पर्टिकुलर वीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री होगी तो उसके साथ ये क्या बनाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो हाइब्रिडाइजेशन इसको इसीलिए कह रहे हैं। तो इसमें 2 डिफरेंट डीएनए स्ट्रैंड यूज़ कर रहे हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, ठीक है। तो ये
फिर से क्या हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से कन्वर्ट होके बन गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना। ठीक है, तो हमें एक पैटर्न मिल गया। तो अगर हम एक्सरे फिल्म उससे पास कराएंगे तो ग्लो तो करेंगे क्या, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रूफ, लेकिन उनके थ्रू हमें सीक्वेंस पता लग जाएगा किसका, एक्चुअल या नेचुरल डीएनए, नेचुरल वीएनटीआर का या एसटीआर का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 स्टेप। फाइनल स्टेप जो है हमारा, जिसमें हम क्या कराते हैं, डॉक्यूमेंटेशन और फोटोग्राफी, है ना। तो ये जो नायलॉन मेम्ब्रेन जिसमें रेडियो एक्टिव हाइब्रिडाइज्ड डीएनए है, इसको हम एक्सरे के साथ क्या कराएंगे, एक्सपोज कराएंगे, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, स्पेसिफिक बैंड का एक पैटर्न मिलेगा एक्सरे फिल्म पे, है ना, जो हमें दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक्सरे फिल्म पे स्पेसिफिक बैंड का एक पैटर्न मिलेगा, है ना। और यही फोटोग्राफ जो है वो किसी भी इंडिविजुअल का क्या होता है, डीएनए सिग्नेचर या उसका डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो ये 7 स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमें किसी इंडिविजुअल का क्या मिल जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। क्या क्या है वो 7 स्टेप, सबसे पहले हम क्या कराएंगे, सैंपल से डीएनए को आइसोलेट करेंगे, फिर उस डीएनए को हम एम्पलीफाई करेंगे। नंबर 3 में हम क्या कराएंगे, उसका डाइजेशन कराएंगे, उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट में ब्रेक करेंगे। नंबर 4 में हम क्या करेंगे, उन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करेंगे जेल में करंट के थ्रू, और जेल में हमें क्या मिलेगा, एक पैटर्न मिल जाएगा। फिर नंबर 5 में हम क्या कराएंगे, उस जेल से जो पैटर्न मिला है उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे नायलॉन मेम्ब्रेन पे। ठीक, और नायलॉन मेम्ब्रेन पे जो पैटर्न है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का है। तो नंबर 6 में हम क्या कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, आर्टिफिशियल डीएनए प्रोब से हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेते हैं। ठीक है, फिर नंबर 7 में हम क्या करते हैं, उसी नायलॉन मेम्ब्रेन को एक्सपोज करा देते हैं एक्सरे फिल्म से, और हमें एक फ़ोटोग्राफ मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमें फ़ोटोग्राफ मिल गया जो हमने क्राइम सीन से लिया था। ठीक है, कोई भी सैंपल के थ्रू, चाहे वो सीमन हो चाहे ब्लड हो। फिर हमारा जो भी सस्पेक्ट है और इवन विक्टिम, सबके साथ हम यही 7 स्टेप फॉलो करेंगे। विक्टिम का देखेंगे कहीं विक्टिम से तो नहीं मैच कर रहा है कि जो हमने डीएनए सैंपल लिया वो विक्टिम का तो नहीं था, है ना। और जिन जिन पे हमें डाउट है, जो जो हमारे सस्पेक्ट हैं, जिनको हम मान के चल रहे हैं कि ये कल्प्रिट्स होंगे, उनसे डीएनए सैंपल लेंगे और फिर यही 7 स्टेप फॉलो करेंगे, और उनके साथ भी हमें क्या मिलेगा, पूरा पैटर्न मिल जाएगा। फिर हम मैच करा लेंगे, जिसके साथ क्रिमिनल क्राइम स्पॉट से मिले सैंपल का डीएनए फिंगरप्रिंट मैच करेगा, वही एक्चुअल में क्या है, क्रिमिनल है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशन की बात करें तो ये क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, अभी हमने देखा। पेरेंटल डिस्प्यूट को भी सॉल्व करता है ये। ठीक है, और कुछ हेरिडिटी डिसीज़ को ट्रेस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, और जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि 2 अनरिलेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं, है ना, इवन डाइज़ाइगोटिक ट्विंस भी हैं, तो भी उनका डीएनए फिंगरप्रिंट कभी भी सेम नहीं आ सकता, एक्सेप्ट अगर वो मोनोजाइगोटिक ट्विन है ना। सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विन का ही डीएनए फिंगरप्रिंट सेम आता है। तो फिर मन में सवाल आता है कि भाई मोनोजाइगोटिक ट्विन को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन को हम सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स, और इस साइंस को हम लोग बोलते हैं डर्मेटोग्लाइफिक्स। ठीक है, अच्छा, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया जरा उससे समझ लेते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया, देखो एक इंडिविजुअल ए दिया हुआ है, एक इंडिविजुअल बी, और क्राइम सीन से जो हमें डीएनए सैंपल मिला उसका पैटर्न। तो जो क्राइम सीन से हमें डीएनए सैंपल मिला उसका हमने पैटर्न बनाया, तो उसमें हम देख रहे हैं ऊपर रेड है, फिर रेड, येलो येलो, और फिर ब्लू ब्लू। ठीक है, लेकिन जब हम ए वाले को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो रेड दिख रहा है, लेकिन पैटर्न में सबसे नीचे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, तो अगर हम गौर से देखें तो भाई ये जो रेड वाला है ये क्या है, स्मॉलेस्ट है ना। तो इसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहा होगा और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसीलिए इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, ब्लू, क्योंकि ब्लू वाला क्या है, सबसे ज़्यादा लेंथ का डीएनए है। ठीक है, तो इस तरह से ए का हमने पैटर्न बनाया और बी का पैटर्न बनाया। फिर हम मैच करा लेंगे कि क्राइम सीन पे जो डीएनए सैंपल मिला उसके पैटर्न से कौन मैच कर रहा है। तो अगर हम देखें तो बी का मैच कर रहा है ना, तो बी ही हमारा क्या होगा, क्रिमिनल। ठीक है, चलिए
आई होप कि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।